से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गांव घाटमीका पहुंचे। मृतक जुनैद और नासिर के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही इस मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मदद की भी उन्होंने घोषणा की है। देखिए, उनकी जो घोषणा है उसके तहत जो उनके बच्चे हैं उनके नाम पर 4-4 लाख की एफडी की घोषणा की गई है। साथ ही गोवध कानून की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी को साफ साफ कहा गया है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 16 फरवरी को जुनैद और नासिर की हत्या हुई थी। इस मामले में लगातार इलाके में तनाव भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर इंटरनेट पर पाबंदी भी लगाई गई है ताकि अफवाहें न फैलें। और इस बीच कई पॉलिटिकल बयान भी सामने आए। ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मिलने जा सकते हैं। हुआ भी वही, पीड़ित परिवार से मिलने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्हें ढांढस बंधाया, उनसे वो क्या सोचते हैं इस बारे में पूछा और फिर आर्थिक मदद की परिवारों के लिए घोषणा उन्होंने की है। और साथ ही डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढें और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखिए, आर्थिक मदद की जो घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है उसमें से एक पोर्शन यह है कि जो परिवारों के बच्चे हैं उनके नाम पर 4-4 लाख की एफडी करवाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल बयानों में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि उदयपुर कांड में जिस तरह से आर्थिक मदद की गई, यहाँ क्यों नहीं की जा रही है। विधायक है, कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जिस रूप में किडनैप किए गए, जिस रूप में मारपीट की गई, जिस रूप में थाने में ले आए गए और थाने वालों ने उसको स्वीकार नहीं किया हरियाणा के अंदर, और जिस रूप में आगे क्या हुआ किसी को नहीं मालूम कि किस प्रकार उनको मारपीट की गई, किस प्रकार जलाया गया। पर आप सोच सकते हो कि कंकाल बचे हों, इससे बुरा खबर क्या हो सकती है परिवार वालों के लिए या गांव वालों के लिए, समाज के लिए, राजस्थान वासियों के लिए। इस घटना को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं आंक सकते। चाहे वो घटना आतंकी हो, वहां भी इंसान चला गया, यहाँ भी 2 इंसानों की मौत हो गई। तो उसी ढंग से हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो चाहे वो ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं इनको फांसी रकम से होनी नहीं चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, इस जब सीएम अशोक गहलोत परिवार से मिलने पहुंचे तब से लेकर अब तक क्या हाइलाइट्स रही हैं? देखिए, सबसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए और पहले स्टेप हाउस में उन्होंने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, राज्य मंत्री जाहिदा खान सहित डीजीपी उमेश मिश्रा और चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ में पहले बातचीत की। और उसके बाद पास में ही हेलीपैड के पास में ही टेंट लगाया गया था। वहां परिजन और अन्य जो मौजूदा लोग थे वो बैठे हुए थे, तो उनके पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने संवेदना व्यक्त की इस पूरे मामले को लेकर के और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी सरकार आपके साथ है, जो भी मदद होगी वो पूरी तरह की जाएगी। और करीब आधे घंटे तक उन्होंने जो है परिवार के लोग थे और अन्य लोग वहां मौजूद थे उनसे बातचीत की और कहा कि मैंने इस पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है और जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इस तरह से उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहूंगा कि जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई कर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब ये घटना हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जो थे हरियाणा के उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने पूरे मामले पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया और इसीलिए उन्होंने दोबारा पूरे मामले पर दो बातें हैं दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक तो आर्थिक मदद को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखिए स्थानीय नेता ये डिमांड उठा रहे थे कि जिस तरह उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद आर्थिक मदद की ऐलान किया गया उसी तरह यहां भी किया जाए या उससे ज्यादा किया जाए। सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, जो पुलिस पर एफआईआर दर्ज हुई है हरियाणा में, उस पर भी क्या सीएम ने रिएक्शन दिया है? देखिए, इसमें पहले सवाल का जवाब स्वप्न ये है कि आर्थिक मदद की उन्होंने कहा कि उदयपुर की जो घटना थी वो अलग थी और ये घटना अलग है। हालांकि घटना को दोनों का पूरे देश में जिक्र है, लेकिन उसमें आतंकवादी गतिविधि शामिल थी और ये घटना अलग है। तो ऐसे में उन्होंने जो जुनैद और नासिर के जो परिवारजन थे 9 लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जो है उन्होंने घोषणा की है। उसमें कहा है कि 1-1 लाख रुपए इनको नगद दिया जाएगा और 4-4 लाख रुपए की। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और दौसा से बड़ी खबर है। 10वीं की छात्रा के सुसाइड करने का जो मामला सामने आया, छात्रा खुशबू, उसके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जो उसने ये
आत्महत्या का कदम उठाने से पहले लिखा था। सुसाइड नोट में उसने जो बातें लिखी हैं उससे ये साफ हो रहा है कि 95+ % नहीं बनने की डर से वो ग्रसित थी। उसने लिखा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं 95+ % नहीं बना पाती, मैं परेशान हो गई इस 10वीं क्लास से, अब और नहीं सहा जाता। उसने सुसाइड नोट में आगे ये भी लिखा है कि आई लव यू पापा मम्मी और ऋषभ, आई एम सो सॉरी। घटना के दौरान मृतक छात्रा का भाई स्कूल गया था। मां बेटे की स्कूल फीस जमा कराने गई थी, जिस दौरान इस बच्ची ने यह कदम उठाया। लालसोट थाना पुलिस ने मृतक छात्रा का पोस्टमार्टम कराया है। तो संजय मानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं की छात्रा थी। पढ़ने में होशियार थी और गवर्नमेंट के निर्देशानुसार 16 फरवरी तक हमारे यहाँ पर अटेंडेंस थी, वो प्रेजेंट थे। उसके बाद में बच्चों को घर तैयारी करने के लिए छोड़ दिया हमने। वो स्कूल में नहीं आ रही है वर्तमान समय। 16 तारीख से घर पर ही अध्ययन कर। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है सुसाइड नोट में और क्या क्या लिखा है इस बच्ची ने? बिल्कुल, सुसाइड नोट सामने आने के बाद काफी संवेदनशील ये पूरा मामला है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं इसी महीने से शुरू होने जा रही हैं। ये जो छात्रा है खुशबू मीणा, जो सवाईमाधोपुर के बामनवास के इलाके की रहने वाली थी और लालसोट में यहाँ पढ़ाई करती थी एक निजी स्कूल में, और किराए के मकान पर वह अपने मम्मी और अपने भाई के साथ रहती थी और उनके पिता जालोर में सरकारी शिक्षक हैं। और आज सुबह उन्होंने ये गंभीर कदम उठाया है। इससे पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने माता पिता को सॉरी बोलते हुए लिखा है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा और 95+ अंक नहीं ला पाएगी, इस तरह की उसने बात लिखी है। साथ ही उसने लिखा है कि मैं परेशान हो गई हूँ इस 10वीं क्लास से, इस तरह की बातें सुसाइड नोट में लिखी है। और उसने मम्मी पापा के अलावा उसके भाई ऋषभ का नाम इसमें लिखा है कि वो सबसे सॉरी मांगकर ये यहाँ से जा रही है दुनिया से, इस तरह की बात लिखी है। लेकिन जिस तरह की एग्जाम फोबिया है और एग्जाम का जो डर है वो निश्चित रूप से एक बड़ी सवाल खड़े कर गया है, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो कितना दबाव दे रही है छात्रों पर और विद्यार्थियों पर, वो ये दर्शा रही है। हालांकि जो परिजन है उनका कहना है कि वो किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाते थे कि 95% मार्क्स से अधिक आए, लेकिन जो आसपास के जो और क्लासमेट लड़कियां थी उनसे वह प्रतिस्पर्धा करती थी और वो सोचती थी कि मेरे सबसे अधिक अंक आने चाहिए, लेकिन उसको आत्मविश्वास नहीं था कि उसको 95 से अधिक नंबर आ जाएंगे। उसको 80-85 के समथिंग आने की संभावना थी और इसी कारण वह डिप्रेशन में थी और उसने ये कदम उठा लिया। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 16 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तारी मामले पर आज सुनवाई हुई। वीसी के जरिए कोर्ट में लॉरेंस को पेश किया गया। लॉरेंस की अपील और बाकी मामलों पर 16 को सुनवाई होगी। 15 दिनों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई रिमांड पर था। करौली के हिंडौन से बड़ी खबर है, नशा तस्करी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने हिंडौन में 40 ग्राम स्मैक पकड़ी है और साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। देखिए, जो स्मैक पकड़ी गई है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत आंकी गई है 30 लाख रुपए की कीमत इस स्मैक की बताई जा रही है। और देखिए, बीते 2 महीने में किस तरह से नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई है। 1 करोड़ 40 लाख की स्मैक अब तक जिले में जब्त की गई है। रोड पर आड़ा गैल रेवई के पास नाकाबंदी की गई। इसी दौरान एक व्यक्ति महुआ की तरफ से हिंडौन की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोका तो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसको रोककर तलाशी ली गई, जिसके पास 40 ग्राम स्मैक मिली, जिसको मौके पर ही जब्त किया गया। जिसके पास R1 5 मोटरसाइकिल थी, जिसको भी मौके पर ही जब्त किया गया। कार्रवाई की जा रही, कहां से लाया, कहां देने जा रहा था, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। राजसमंद से खबर है, केलवाड़ा से ये बड़ी खबर, 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति से 35,000 लूट लिए। और देखिए, लूट का एक वीडियो भी सामने आया है। बदमाश बैंक से व्यक्ति का पीछा कर रहे थे।
पीड़ित ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत दी है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि वारदात से जुड़ी हुई बताई जा रही है। बदमाशों ने बैंक में रेकी की। उन्होंने देखा एक व्यक्ति ने पैसे निकाले हैं। उन्होंने बैंक से उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया और मौका देखते ही 35,000 रुपए लूट लिए। इसका जो वीडियो सामने आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने इन तस्वीरों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। देखिए मोटे तौर पर जो इन तस्वीरों में समझ में आ रहा है, जब उस व्यक्ति का ध्यान नहीं था, उसके बैग में से इन लोगों ने पैसे पार कर लिए और इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ समझ पाता या उसे भनक भी लगती, वो वहां से रफू चक्कर हो गए। अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि पुलिस 200 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है। जोधपुर रेंज आईजी जय नारायण शेर ने कहा कि जालोर जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बदमाशों की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं। साथ ही जोधपुर रेंज आईजी ने कहा पिछले लगातार 5 साल का रिकॉर्ड देखा जा रहा है, जिसके खिलाफ भी 5 या उससे अधिक मुकदमे होंगे, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। देश के अंदर जिस तरीके से नकल विरोधी गतिविधियों की बात करें या अपराध के लगाम लगाने को लेकर पुलिस पूरी तरीके से कटिबद्ध है। इसी को लेकर जालोर में आज जोधपुर रेंज आईजीपी यहां पर पहुंचे और लगातार यहां पर मॉनिटरिंग की गई। विभाग के अधिकारियों के साथ भी वार्ता हुई और पुलिस की प्राथमिकता तय की गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सर, जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां हैं वो प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, ऐसे में पुलिस किस तरीके से प्राथमिकता के साथ इन लगाम लगाने को लेकर रणनीति बना रही है, क्योंकि जिस तरीके की आपराधिक गतिविधियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है, लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, बेहतरीन देने का प्रयास कर रही है, आगे किस तरीके की जो है प्राथमिकता रहेगी? कल मैंने विजिट में हमारे जालोर जिले के सभी थानाधिकारीगण, वृत्ताधिकारीगण, एडीसी एसपी साहब। पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं का तीसरे दिन भी शहीद स्मारक पर धरना जारी रहा। वीरांगनाओं के साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी शहीद स्मारक पर ही पड़ाव डाला हुआ है। वीरांगनाओं के आंसुओं को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए। वीरांगनाओं और किरोड़ीलाल मीणा से बात की सहयोगी राकेश शर्मा ने। राज्य के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने जब जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी हुए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने इन्हें जारी किया है। बीटी कल्ला ने शिक्षा संकुल से परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। अक्टूबर नवंबर 2022 में ये परीक्षाएं हुई थी और अब रिजल्ट आ चुके हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं। और देखिए जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया हो उससे अमूमन शिक्षा मंत्री फोन पर बातचीत करते हैं, उसे बधाइयां देते हैं। इसके अलावा नतीजों का एनालिसिस क्या कहता है उस बारे में मीडिया से बातचीत करते हैं कुछ ही पलों में। ये भी आपको देखने और सुनने को मिल सकता है। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। अक्टूबर नवंबर 2022 में ये परीक्षाएं हुई थीं और अब इनके रिजल्ट आ चुके हैं। आप वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। मैं ऑन करता हूँ, बाकी मैं कहाँ से दूंगा उसे लाइव यार, ये शूट कर लूँ पहले। हेलो तो मैं क्या करूँ, मैं कमेंट करता हूँ लाइव में। सर
एक ही तो है लाइन, और क्या मुझे नहीं पता, बात कर लो तो मैं शूट कर होता है वैसे राज्य में राज्य प्रतिभा तो मैं क्या करूँ सर, और तो सामने लगे आप रमेश जी से बात करो, रमेश जी ने दिया मैंने यही मतलब स्थान प्राप्त किया है। सर मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो विद्यार्थियों को हमने बुला रखा है, उनके प्रिंसिपल को बुला रखा है और जो टीचर्स कुछ अभिभावक उनको बुला रखा है, तो आपसे निवेदन है कि सर बच्चों को आशीर्वाद। बात आंगनबाड़ी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की। जयपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का धरना शुरू हो गया है। धरने में हर जिले से कर्मचारी पहुंचे। ये धरना हजारों की संख्या में 22 गोदाम पुलिया पर दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है सरकार वादा खिलाफी कर रही है। चुनाव से पहले वादा किया था कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। मानदेय में भी सिर्फ 15% की वृद्धि हुई, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। समर्थन में खड़े हुए। सन 2017 में गहलोत सरकार ने हमसे वादा किया था कि राज्य कर्मचारी बना दिया जाएगा, लेकिन अभी 5 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने अभी तक हमारे वादे पूरे नहीं किए कि हम सब आंगनबाड़ी कर्मी जितने भी कार्मिक है सबको परमानेंट कर देंगे, लेकिन परमानेंट तो छोड़ो, सम्मानजनक मानदेय भी नहीं मिला जी। अब 15% मानदेय बढ़ा है तो उससे कोई भी महिलाएं खुश नहीं है, कोई भी। अगर हमारा सम्मानजनक मानदेय नहीं हुआ तो हम निरंतर हड़ताल जारी रखेंगे। सारी बहनें आज यही डिमांड अपनी लेकर के इकट्ठी हुई हैं। हम लोगों ने पहले भी धरना किया था और आज फिर हमने विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई है। हमारी डिमांड यही है कि हमें परमानेंट किया जाए। 2018 में गहलोत सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी, हमें वादा किया गया था, बाकायदा लिखित में भी, ये घोषणा पत्र में भी लिखा गया था, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारी ग्राम साथी बहनें जो है ग्राम पंचायत में 5 से 7, 8 गाँव जो भी पड़ते हैं उनमें सब में कार्य करती है। और जो सरकार की योजना होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, बाल विवाह का है, घरेलू हिंसा का है, मतलब ऐसी बहुत सारी कोई योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को ग्रामीण तक पहुंचाती है। और इसके बीच में हमारा मानदेय 4,500 रुपये है। आज 4,500 रुपये मानदेय में कुछ भी नहीं होता। 12 में निर्माणाधीन हड़ौती की जीवनदायिनी परवन वृहद सिंचाई परियोजना का काम खटाई में पड़ता दिख रहा है। परियोजना से कोटा, 12, झालावाड़ के 3 लाख लोगों को पीने का पानी और खेतों को सिंचाई का पानी मिलना था, लेकिन साल 2023 में पूरा होने वाला काम यहां काम कर रही कंपनी की मनमानी के चलते लंबित हो चला है। नहरों का काम कर रही कंपनी ने अपना काम पेटी ठेकेदारों को सौंपा और अब पेटी ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं होने पर उन्होंने काम बंद कर दिया, जिससे काम लगभग ठप सा हो गया। करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान बकाया है। कंपनी की तरफ से पिछले 3 महीनों से तो रेगुलर किसी को 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया जा रहा। कंपनी को पिछले मंथ जनवरी तक का विभाग द्वारा भुगतान वो छुपा है। कंपनी की जो प्रोग्रेस है, प्रोवेटा प्रोग्रेस इतनी स्लो है कि जिस हिसाब से ये कार्य कर रही है। काम करने के लिए हम लोग भैया बाहर से आए थे। दिल्ली की कंपनी है हमारी, भाई साहब की गुजरात की कंपनी है, और जब काम इन्होंने दिया था तो अच्छे आश्वासन दिए थे कि आपका पेमेंट टाइम पे हो जाएगा, लेकिन जब हमने काम करना शुरू करा तो 3 महीने के बाद भी इन्होंने, अभी तक 6 महीने हो गए हमें टोटल, और करीब हमारा 1 करोड़ रुपए से ऊपर का बिल है, 10 लाख रुपए तक अभी तक पेमेंट करा है। उसके बाद अब सब बहुत सारा परेशानी है, ना लेबर को पैसा दिया जा रहा है, ना मशीनरी वालों को पैसा दिया जा रहा है, ना जो लेबर है सब बहुत ज्यादा परेशान है। काम करने की स्थिति आगे बन नहीं पा रही है जब तक ये पैसा नहीं देते। प्रदेश में महिलाओं को अब ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए झिझक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रेस्ट की जांच अब न सिर्फ बिना स्पर्श के हो सकेगी, बल्कि इस दौरान होने वाला दर्द भी महिलाओं को नहीं होगा। ये सब संभव होगा मैमोग्राफी के विकल्प के रूप में थर्मोग्राफी स्कैन के जरिए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में थर्मोलिटिक्स नाम की मशीन आई है। इस नई तकनीक के जरिए जांच महज 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। महिलाओं को जांच के लिए एक कंपार्टमेंट में रखा जाता है जहां टेक्नीशियन की मौजूदगी भी नहीं होती। इससे महिलाओं को जांच के दौरान पूरा कंफर्ट जोन मिल जाता है। मेमोग्राफी का जो रोल था वो इम्पोर्टेंट रोल था, बट जो हेजिटेशन है अपने लोगों में, जो उसके हेजिटेशन है सबसे बड़ी है कि उसमें एक तो रेडिएशन एक्सपोजर होता है, वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि कैंसर का कारण होता है रेडिएशन एक्सपोजर, तो वो एक हेजिटेशन होती है। दूसरा इसमें जो हेजिटेशन, बड़ी हेजिटेशन है वो है कि जो मेमोग्राफी है वो एक पेनफुल प्रोसीजर होता है।
उसमें जो मशीन है वो उसमें ब्रेस्ट को कंप्रेस करना पड़ता है और एक टेक्नीशियन आपके साथ रहता है, वो भी एक हेजिटेशन रहता है एक्सपोजर का। खाटू श्याम जी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा के दर पर दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। ऐसे ही भक्त हैं चंद्र प्रकाश, जो हर महीने मुंबई से खाटू श्याम जी पैदल आते हैं, 24 दिन में अपनी यात्रा पूरी करते हैं, उसके बाद वापस मुंबई जाकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब तक 39 बार मुंबई से खाटू श्याम जी की पदयात्रा कर चुके हैं, बाबा को निशान चढ़ा चुके हैं। के बाबा श्याम के भक्तों के अपने अपने अनूठे अंदाज है। इसी तरह के बाबा श्याम के अनूठे भक्त हैं चंद्र प्रकाश, जो हर महीने मुंबई से खाटू श्याम जी तक की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा को निशान चढ़ाते हैं। हर महीने ये यात्रा चलती है और तकरीबन 1300 किलोमीटर की जो यात्रा है ये 20 से 25 दिन में पूरी करते हैं और रोज 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक ये रोज पैदल यात्रा करके और हर महीने मुंबई से आते हैं। उसके बाद फ्लाइट से वापस जाकर के और वापस वहां से रवाना हो जाते हैं। हमारे साथ है चंद्र प्रकाश, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह चंद्र प्रकाश जी किस तरह से यात्रा शुरू हुई और फिर आज कितने दिन हो गए कैसे? सर ये 2019 की बात है, अप्रैल के महीने में। उस टाइम पे बाबा की कृपा से और बाबा के आदेश से हालातों से ये हुई थी। वैसे कोई मतलब कोई ऐसा कोई प्लानिंग वगैरह वैसे नहीं, अनप्लान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।